बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अवाम की बेमिसाल फ़तह की। किस तरह मज़ाहमत ने जुल्म की हर अलामत को निशान इबरत बना डाला। इनकलाब अब कहाँ दस्तक दे रहा है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की शख्सी आज़ादियाँ किस तरह दाव पर लगी हुई हैं। जासूसी का नेटवर्क कैसे घर घर घुस चुका है, इसका लाजमी नतीजा क्या निकलेगा, क्या निकल सकता है, इस पर बात होगी। मगर नाज़रीन, पहले ज़िक्र हो जाए 9 मई के एक और केस की फ़ोटोकॉपी फ़ैसले की। फ़ोटोकॉपी नाज़रीन फ़ैसला इसलिए कह रहा हूँ कि यूँ लगता है 9 मई के केसेस में एक प्रोफार्मा बना के रखा गया है और ख़ास तौर पे लाहौर से मुतल्लिका जो ऑब्वियसली केसेस हैं वो सारे लाहौर से मुतल्लिका ही हैं। उनमें एक प्रोफार्मा फिल कर दिया जाता है जिसमें इन सब का नाम तो एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा 10-10 साल, फिर 1-2 को 5 साल, इस बार 5 साल कैद की सज़ा हिस्से में आई है। खदीजा शाह साहिबा के 5 साल सज़ा हुई है। फिर एक मुस्तकिल नाम जो है जिसके सामने बरी लिखा हुआ है वो है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी फ़ोटोकॉपी उसी फैसलों का हिस्सा है। और फिर चंद कारकुनान को रिहा कर दिया जाता है, तो और ये भी उसी की है। मेरा ख्याल है कि अगर इन 5-6 रहनुमाओं की कुल सज़ा मिलाई जाए तो वो कोई 700-800 साल बन जाती है ना। लेकिन निज़ाम इंसाफ है कि पूरे तमतराक के साथ खड़ा है और चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि मुल्क में अभी भी रूल ऑफ लॉ कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, सिर्फ इस एक फ़ैसले को आज मैं आपके सामने इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, बल्कि जो मेरी मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा फ़ैसला है, ये फ़ैसला क्या है कि चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की गाड़ी को 9 मई के वाक़यात में कोर कमांडर हाउस से गुज़रने वाली गाड़ी को नज़र आतिश कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, अब बात ये थी कि जो इसके जो गवाहान थे वो 6 गवाह थे। पहले जो 6 गवाह पेश किए गए जिन्होंने बताना था, जिन्होंने गवाही देनी थी कि इन 500 पीटीआई के कारकुनान ने किस तरह इस एक गाड़ी को नज़र आतिश किया। नाज़रीन, वो सारे के सारे गाड़ी के या वो जज साहब के गार्ड्स थे। 6 के 6 गार्ड्स ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने शनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया, उन्होंने गवाही देने से भी इनकार कर दिया। 6 के 6 गार्ड्स ने शनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया। और नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात जो मुझे इस केस में जो 10 के करीब उनके कारकुनान थे पीटीआई के, उनके वकील परवेज़ इकबाल उमवी साहब ने बताई है। परवेज़ इकबाल साहब कहते हैं कि इस केस के जो मुद्दई थे दिलावर हुसैन, उन्होंने हल्फन वो कहते हैं कि मैं कुरान शरीफ पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये केस झूठा है, लेकिन मुझ पर इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा दबाव है कि मैं ये केस वापस नहीं ले सकता, मैं ये केस चलाने पर मजबूर हूँ। और उन्होंने परवेज़ इकबाल उमवी से ये दरख्वास्त की कि खुदा के लिए मुझ पर अगर आपने थोड़ी सी भी और ज़्यादा जरा की इसको तवालत दी तो मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरी दिमाग की नस फट जाएगी, खुदा के लिए बंद कर दें, मुझसे कोई सवाल ना पूछे। नाज़रीन, ये मामला था। अच्छा, अब नाज़रीन, इस पे जो गवाह जो शनाख्त परेड के हवाले से इस केस की जो शनाख्त परेड की गई है वो एक खातून मैजिस्ट्रेट ने की है। खातून मैजिस्ट्रेट ने नाज़रीन गवाह जो थे वो सारे के सारे जो थे वो 9 ऐसे गवाह थे, 5 ऐसे गवाह थे जो जिनको मैजिस्ट्रेट साहबा ने लिखा कि ये 5 गवाह जो हैं इनकी मैंने कोट लखपत जेल में शनाख्त परेड की है। हालांकि नाज़रीन, वो 5 के 5 गवाह जो थे वो कोट लखपत जेल में नहीं थे, वो कैंप जेल में थे और उनको किसी वक्त भी, किसी इस दौरान भी, कैद के दौरान जो है वो कोट लखपत से वहाँ पर शनाख्त परेड के लिए कैंप जेल नहीं लाया गया।
लेकिन ढिठाई की और मतलब इंसाफ के अलम बुलंद होने का आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ऊंचा है हमारे इंसाफ का अलम जो है कि उनको 5 मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड। अब ऐसी खातून मैजिस्ट्रेट को या किस ऐसे मैजिस्ट्रेट को जिसने अदालत में झूठी शनाख्त परेड की रिपोर्ट दी हो, उसको तो सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, मुल्ज़िमान को तो। अच्छा नाज़रीन, अगला ज़रा मामला देखिएगा। अगला मामला ये है कि ये तो 5 मुल्ज़िमान हो गए जो उन्होंने लिखा कि जी कैंप जेल में है, ठीक है, हालांकि वो जो मुल्ज़िमान थे वो कोट लखपत में थे। नाज़रीन, 4 मुल्ज़िमान के बारे में, 4 मुल्ज़िमान बाकी थे और इन्हीं एडवोकेट साहब के, परवेज़ इकबाल उमवी साहब के, उनके 4 मुल्ज़िमान और थे। उनके में से गालिबन 2 के बारे में लिखा गया कि 2 के बारे में लिखा गया कि उनकी मैंने शनाख्त परेड जो है वो कोट लखपत में की है 28 तारीख को 10वें महीने 2023 में मैंने उनकी शनाख्त परेड की है। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, मामला बड़ा दिलचस्प है। यानी खातून मैजिस्ट्रेट कहती हैं कि मैंने 28/10/2023 को दिन 11:30 पर इन 4 में से 2 मुल्ज़िमान की मैंने कोट लखपत में शनाख्त परेड की है, ठीक है। अच्छा, अब कैंप जेल में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैंप जेल में मैंने शनाख्त परेड की है और जो 2 बाकी थे उनकी मैंने कैंप जेल में की है। दोनों का वक्त जो है वो 11:30 है, पूरे 11:30। मुल्ज़िमान के वकील ने पूछा मैजिस्ट्रेट साहिबा से कि जी 11:30 पे आपने कोट लखपत में 2 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड की और 11:30 पे ही आपने कैंप जेल में 2 मुल्ज़िमान की 2 की कोट लखपत में की, 2 की आपने 11:30 पे कैंप जेल में की। आप बताइए कि 11:30 पे कोट लखपत से कैंप जेल जाने तक कितना टाइम लगता है? तो खातून मैजिस्ट्रेट ने कहा जी 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके पास कोई सुपरसोनिक जहाज था, क्या था कि आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप कोट लखपत से कैंप जेल पहुंच गई? ये कैसे मुमकिन है कि दोनों का वक्त 2 मुल्ज़िमान को, और इस पे उन्होंने कहा कोई जवाब नहीं दिया। इस पे ये शनाख्त परेड, अब शनाख्त परेड की बुनियाद पे नाजरीन इस केस का फैसला किया जाना था ना। अब शनाख्त परेड ही झूठी है और झूठी रिपोर्ट जमा करवाई गई, लेकिन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और जज साहब, ये मंजर अली गिल है या गुल है, मेरा ख्याल गिल नाम है उनका, लेकिन खिलाफ वो वैसे गुल ही रहे हैं जज साहब जो हैं, वो खुद सर पकड़ के बैठ गए कि ये मामला क्या है। अच्छा नाज़रीन, ये भी आप इसको भी छोड़ें। अच्छा, इसमें खदीजा शाहज़ाबा को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, खदीजा शाहज़ाबा को किस बुनियाद पे मुल्ज़िम ठहराया गया कि जी पीटीआई के एक कारकुन, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जो जमा करवाई गई है, कि पीटीआई के एक हामी इलाही बख्श को के बयान को बुनियाद बनाया गया, जो इलाही बख्श कह रहा है कि जी मैं 9 मई से कुछ दिन पहले खदीजा शाह साहब के घर गया था, खदीजा शाह के घर चला गया था। उसे पूछा गया खदीजा शाह का घर कहाँ, कहता पता नहीं कहाँ है। नाज़रीन, और इस बुनियाद से कहा वहां पे खदीजा शाह ने मुझे बताया कि 9 मई वाले दिन ये करना है। यानी खदीजा शाह को खुद सुबह 9 मई को नहीं पता था कि कहां जा रहा है जुलूस, क्या करना है क्या नहीं करना, और खदीजा शाह ने चंद दिन पहले ही बता दिया था इलाही बख्श को कि 9 मई वाले दिन ये कुछ करना है। फिर वो एक जज आएगा, जज साहब की गाड़ी जलानी है, ये करनी है, उनको पहले ही सब कुछ पता था कि जज की गाड़ी जलानी है। नाज़रीन, ये है हमारा निज़ाम इंसाफ और इस बुनियाद पे इन सबको आज 10-10 साल 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल अवाम जीत गए, हुक्मरान हार गए, नौजवानों ने पार्लियामेंट को जला दिया, वज़ीर आज़म हाउस, वज़रा के घर, सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को जला डाला मुश्तइल हजूम ने। नौजवान कर्फ्यू तोड़कर दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए। फिर प्रोटोकॉल में निकलने वाले वज़रा ऑब्वियसली उनका पहला हदफ थे। अवाम ने सरकारी दफातर का घेराव किया, वज़रा ऑब्वियसली भाग खड़े हुए। वज़ीर ख़जाना बेचारा अवाम के हत्थे चढ़ गया, जैसे हजूम घसीटते हुए सड़कों पर ले आए, इस पर लातों और घौंसों की बारिश कर दी।
अब अवाम का मूड देखते हुए फ़ौज ने अवाम का सामना करने से इनकार कर दिया और कुछ पानी बरसाते रहे, गोलियां बहरहाल नहीं चलाई। अपनी बैरकों से बाहर ज़्यादा तर फ़ौज के जवान नहीं आए। नाज़रीन, ये नेपाल की कहानी है जो आज और अभी भी काठमांडू की सड़कों पे लिखी जा रही है। बिफरे हुए नौजवान कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर फरार हो चुका है। उसके बारे में मतज़ाद इत्तलात हैं कि वो नेपाल से भागकर किस मुल्क में गया है। ख्याल है कि मुल्क छोड़ने के बाद उसकी पहली मंजिल दुबई होगी। इस वक्त वज़ीर आज़म का महल बिफरे हुए नौजवानों के कब्ज़े में है और मज़ामत की एक कहानी सोशल मीडिया से नाज़रीन शुरू हुई थी। नेपाल जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी अरूज पे है, दूसरी तरफ अशराफिया की लूट मार, करप्शन आखिरी हदों को छू रही है। चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक नेपाली वज़ीर के बच्चों की लंदन में सैर सपाटे करने की वीडियो शेयर की, जिस पर तबसरे होने लगे। नेपाली अवाम की दौलत लूट कर हुक्मरानों के बच्चे जो हैं वो बैरून मुल्क अय्याशियाँ कर रहे हैं। देखते ही देखते ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर हुक्मरानों के खिलाफ एक कैंपेन चल पड़ी करप्शन के खिलाफ, जिसके बाद हुकूमत ने घबरा कर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। इसके बाद लोग जो हैं सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पे पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 19 लोग जो हैं मारे गए। उसके बाद से हालात कंट्रोल से बाहर है और बद से बदतर होते चले गए। पहले नेपाल के वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद सोशल मीडिया बहाल करने का ऐलान किया गया, लेकिन इट वॉज़ टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल में भी नौजवान ही इनकलाब का हरावल दस्ता बने हैं। एहतजाज करने वालों में सबसे बड़ी तादाद नाज़रीन वो हैरत अंगेज़ तौर पर कॉलेज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की भी नहीं है, हाई स्कूल के तलबा की है, जिन्हें यह एहसास हुआ है कि हुक्मरान अशराफिया की मौजूदगी में उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। एक बात जहन में रहे कि नेपाल का इनकलाब करप्शन, अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आया। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने तो सिर्फ चिंगारी दिखाई है, जिसने जुल्म का हर ऐवान जलाकर राख कर डाला। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद नेपाल खित्ते का तीसरा मुल्क है नाज़रीन जहां नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है। नेपाली सियासतदान भी यही समझते थे कि उनका किला बहुत मजबूत है, फ़ौज उनके साथ है और हर चीज़ पर उनका कंट्रोल है, इसलिए यहाँ कम अज़ कम इनकलाब नहीं आ सकता। वो भी इस खुशगुमानी में मारे गए, मगर होनी होकर रहती है और होकर रही। लेकिन पाकिस्तान में इनकलाब की बातें करने वालों के लिए एक अहम खबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने करोड़ों शहरियों की जासूसी कर रहा है और ये काम एक फ़ोन टैपिंग सिस्टम और चीन की बनाई हुई इंटरनेट फायरवॉल के ज़रिए किया जा रहा है। और इस फायरवॉल को मैंने जो नाम दिया है वो दीवार आतिश है, जो से लोग बहुत पसंद करते हैं कि बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है हमने, जो सोशल मीडिया को सेंसर करता है, जिसका हम पता नहीं हमारे ऊपर बहुत करम फरमाई है। इसीलिए मुझे बार बार अपने वीलॉग में आपसे ये दरख्वास्त करनी पड़ती है कि यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे चैनल को फायरवॉल का मुकाबला करने के लिए कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और उसको फैलाने की कोशिश किया करें, क्योंकि हम पर बहुत ही प्यार आया हुआ है फायरवॉल को। रिपोर्ट ये कहती है नाज़रीन ये कि जो रॉयटर ने जारी की है, मारूफ बहुत क्रेडिबल पाकिस्तान दुनिया की खबर रसाई एजेंसी है। AFP और रॉयटर को दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेडिबल एजेंसियाँ माना जाता है, खबर रसां एजेंसियाँ माना जाता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है चीन से बाहर किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी रियासती जासूसी है जो जिसका इंकशाफ हुआ है। निगरानी का ये नेटवर्क चीनी और मगरबी टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इस तरह ताकत के ज़रिए इख्तलाफ राय और आज़ादी इज़हार को दबाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इदारे अपने नेटवर्क के ज़रिए एक वक्त में 40 लाख मोबाइल फ़ोन्स की निगरानी कर सकते हैं, जबकि फायरवॉल से एक वक्त में 20 लाख फ़ाल सेशंस को ब्लॉक किया जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 6,50,000 वेब लिंक्स को ब्लॉक किया जा रहा है, जबकि यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो महदूद किए जा रहे हैं, लिमिटेड कर दिया जाता है, उनकी रीच कम कर दी जाती है। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों निगरानी के निज़ाम मिलकर काम कर रहे हैं। एक निज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को कॉल्स और टेक्स्ट की जासूसी करने देता है, जबकि दूसरा मुल्क भर में वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को सुस्त कर देता है या ब्लॉक कर देता है।
स्लो डाउन कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ेर निगरानी फ़ोन्स की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन्स के 4 बड़े इदारों को हुक्म दिया गया है कि वो सरकारी जासूसी के नेटवर्क को अपने सार्फिन तक रसाई दें, यानी सार्फिन तक उनको रसाई दें। शख्सी आज़ादियों की पामाली के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट नाज़रीन बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी नाम को नहीं है। आपने देख लिया कि 18 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हुक्मरानों की सारी ताकत अपने ही लोगों की जासूसी में सरफ हो रही है। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि फ़र्द की आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की हालत जो है वो इस वक्त शुमाली कोरिया से भी बदतर है। इस तरह की खबरों की मौजूदगी में कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आएगा? एक बड़ा सवाल है नाज़रीन, दिल से निकलता है ये सवाल कि ऐसी खबरें जब होंगी तो आप खुद सोचें, कौन आएगा पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? अदालतों का ये हाल है, इदारे टूट फूट का शिकार है, फिर और शख्सी आज़ादियों का ये हाल है। कौन पागल आएगा यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए? आप कौम को लॉलीपॉप देने हैं, जितने मर्जी देते रहें। ऐसी रिपोर्ट्स जो है मायूसी को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा देती हैं। अच्छा नाज़रीन, जेल में मुलाकात के दिन था, उसके बावजूद इमरान खान की बहनों को आज भाई से नहीं मिलने दिया गया, और तवक्को भी, खदशा भी यही था कि आज नहीं मिलने दिया जाएगा। अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुंची तो उनके साथ कारकुनों की एक कसीर तादाद आज भी मौजूद थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि मैं बहन की हैसियत से अपने भाई से मुलाकात के लिए आती हूँ और माँ की मानद हमेशा मीडिया वालों से पेश आती हूँ। मीडिया ने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, मगर जो शख्स कल यहाँ पे आया वो बदकिरदार और बदअखलाक था, जिसे मैं हरगिज़ साफ़ी नहीं मानती। अलीमा खान ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि आप में से किसी ने अंडा फेंकने का नहीं पूछा। हम हर चीज़ के लिए तैयार है, जलालत कर रही हैं तो करें, खुल के करें। उन्होंने कहा कि खुल के उन्होंने बात की अलीमा का। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, एजेंसियां अब कामयाब नहीं हो सकती। एजेंसियों को चाहिए कि अपने उस अफसर को निकाल दें जिसने अंडा मारने का खेल रचाया था। उस दिन ख़वातीन का गिरोह जिसने अंडा मारा था, जितनी भी थी, 2-3 थी, उनका ताल्लुक बकौल अलीमा खान के, उन्होंने कहा कि जी एजेंसियों से था। उन्हें ले जाकर थाने से एजेंसियाँ ही लेके गई हैं। खुल के बात की है अलीमा खान ने सारी। अलीमा खान ने फिर कहा कि हम अपने भाई और भाभी दोनों के लिए आते हैं। 2-4 लोग यहाँ आते हैं जो जानबूझकर बदतमीज़ी करते हैं। बुशरा बीबी की बहन को कोई गलतफहमी हुई होगी, अगर मैंने अपने ऊपर अंडा खुद फेंकवाया तो पुलिस उन 2 ख़वातीन को बचाकर क्यों ले गई? हम पर अंडे फेंके जाएं और कोई तजलील की जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, बहरहाल अलीमा खान ने कहा कि हमारे साथ बदतमीज़ी हुई है, मगर मेरे खिलाफ ही दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया है। वैसे बहुत अफसोसनाक ये पर्चा है, बहुत अफसोसनाक पर्चा है। उन्होंने कहा कि जी जेल में देख चुकी हूँ, मेरी बहनें भी देख चुकी है, मेरे भांजे को 10 साल कैद और मेरे भाई को जेल में रखा हुआ है, बुशरा बीबी जेल में कैद है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उनका एक ही मकसद है कि इमरान खान का पैगाम रोका जाए, जो रुकने का नहीं। अच्छा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब भी फार्म 47 को प्यारे हो गए, जिन्हें एजाज चौधरी की सेनेट की खाली करदा नशिस्त पर बिल आखिर सेनेटर बनवा लिया गया। राना सनाउल्लाह ने फरवरी के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त के बाद फार्म 47 पर जीतने से या जितवाए जाने से इनकार कर दिया था। आपको याद है सबसे पहले ये ख़बर जो थी ये खाकसार ने आप तक पहुँचाई थी और जिससे उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ था, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने फार्म 47 वाली ट्रेन मिस करके कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। जितनी बल्ले बल्ले होनी थी 4 दिन वो हो गई, उसके बाद वो वेले ही बैठे रहते थे। इसलिए पहले वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए, अब बाकायदा तौर पर उन्होंने फार्म 47 चूम कर पार्लियामेंट का हिस्सा बनना कबूल कर लिया। राना सनाउल्लाह के नए सियासी जन्म का पहला नतीजा भी सामने आ गया, जिनका कहना यह है कि तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। हालांकि नाज़रीन मामला बिल्कुल इसके उलट है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग का सियासी कैरियर जो है बर्बाद करके रख दिया, पाँव तले कुचल के रख दिया। नवाज शरीफ का सियासी कैरियर दम तोड़ चुका है, मगर राना सनाउल्लाह में इस हकीकत को बयान करने की हिम्मत नहीं है। प्राइवेट मीटिंग्स में वो खुल के बात करते हैं, निजी महफिलों में वो खुल के बात करते हैं, वही बात करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि उनकी सांसें जो हैं वो फार्म 47 के कच्चे धागे से बंधी हुई हैं, फिर भी वो तानाजनी से बाज नहीं आते। तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका होता नाजरीन तो नून लीग और शरीफ ख़ानदान इतनी तकलीफ़ में कभी ना होते, और ये तकलीफ़ आने वाले दिनों में
बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, आखिर में आबिद अली बेग साहब के इसी हवाले से दो अशार सुन लें। ढीठ होना भी एक नेमत है, ढीठ होना भी एक नेमत है, कुछ कहे कोई गम नहीं करते। ढीठ होना भी एक नेमत है, कुछ कहे कोई गम नहीं करते। एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, इस पे कोशिश भी हम नहीं करते। एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, उस पे कोशिश भी हम नहीं करते। बस नाज़रीन, यही कह सकता हूँ, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।